ये आपने रिक्वेस्ट की थी कि थर्मोडायनेमिक्स पहले रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने ये पहले थर्मो का रिवीजन करा दिया है। इसके अंदर थर्मो के रिवीजन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में कवर किया है। देखो, थर्मो में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स और एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैंने कंबाइंड फॉर्म में पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं छोटे छोटे क्लिप में डलवा दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्मो के साथ साथ थोड़ा ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट लगेगा। एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from Earth's surface? देखिए, हम चाहते हैं कि हम ऐसा टेम्परेचर दें हमारे एटमॉस्फेयर को कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप हो जाए। अब ग्रेविटेशन की थ्योरी कहती है कि कोई भी पार्टिकल अर्थ से एस्केप तभी करेगा जब उसके पास मिनिमम एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अर्थ को छोड़ के चले जाएं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आरएमएस स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर होनी चाहिए, कम से कम। अब आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3kT/m और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के लिए होती है 11,200। इसे 3RT/M भी लिख सकते हैं। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, गैस कांस्टेंट R लिखेंगे तो मोलर मास, दोनों एक ही चीज है। उसको उधर ले जाइए, रूट को 3 इंटू K कितना दिया है 1.38 10⁻⁻23 T अपॉन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना दिया है 2.6 10⁻⁻27 और यह आएगा 1120 का स्क्वायर। अब बस सारे टर्म उधर ले जाइए बेटा, T आ जाएगा, आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 8360 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली निकाला मैंने, आप एग्जैक्ट निकालना चाहे एग्जैक्ट निकालने जरूरत नहीं है, काफी दूर दूर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिगर में दिखा रखा, कई प्रोसेस अगर आप देखें, एक प्रोसेस ये है A to B, B to C, एक प्रोसेस तो ये है, एक डायरेक्ट ये है A to C, ऐसे, और एक ये वाला भी है बेटे, ये वाला भी है A to D देन D to C, एक ये वाला प्रोसेस भी। तो अगर आप देखें A से C जाने के यहां पे 3 अलग अलग पाथ अवेलेबल हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रेशर गिवन है A और B के, वॉल्यूम भी गिवन है A और B के, तो यूज कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। इन द प्रोसेस AB 600 जूल हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड इन प्रोसेस BC 200 जूल इज एडेड टू द सिस्टम। हमने AB प्रोसेस को जो हीट दी है वो 600 जूल दी है और BC प्रोसेस को जो हीट दी है वो दी है 200 जूल। ये हमने इस वाले पाथ को फॉलो किया है, ध्यान रखना इस वाले पाथ को फॉलो करना है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस AC, और ये जो AC प्रोसेस है ये वाला, इसका इंटरनल चेंज निकालना। अब देखिए, हमें भले ही AC का चेंज निकालना है मगर डाटा ABC के गिवन है, तो हम पहले बात करेंगे प्रोसेस ABC के। हम इस वाले की बात कर रहे हैं जिसमें हम A से B जाएंगे और B से C जाएंगे। फर्स्ट लॉ होता है हीट इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। हीट को लिख दीजिए हीट फ्रॉम AB प्लस हीट फ्रॉम BC, डेल्टा U प्लस वर्क फ्रॉम AB प्लस वर्क फ्रॉम BC। ABC में 2 पाथ है ना, फर्स्ट A to B देन B to C। A to B की हीट गिवन है 600 और B से C की हीट गिवन है 200। डेल्टा U पता नहीं। A से B का वर्क चेक करते हैं, जरा सही से देखो। A से B नीचे देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक का वर्क 0 होता है।
वर्क इन बीसी, जरा बीसी को चेक करो। तो बीसी का जो प्रोसेस है बेटा, यह देखो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में हम प्रेशर को क्या लिख सकते, वर्क को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये आइसोबारिक में वर्क का फॉर्मूला होता है। ये हो गया 800 डेल्टा U प्लस, और वर्क कितना आ जाएगा। अब B से C का प्रेशर कितना होगा, सब B से C आइसोबारिक प्रोसेस है, तो B से C का प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। जो B का होगा प्रेशर वही C का होगा, और B का प्रेशर ये रहा, ये रख दीजिए 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। देखिए आप B से C गए हैं, ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल। यहां का जो वॉल्यूम है वही है जो A का है, ये वाला वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है आपका। और यहां का जो वॉल्यूम है ये C और D का, ये D वाला वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये फाइनल। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर। फाइनल वॉल्यूम है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इनिशियल है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये वैल्यूज हमने पीछे से कॉपी कर ली। अब देखते हैं कितना आता है बेटे। ये 800 इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये आ गया बेटा 800 इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस मल्टीप्लाई करो 240 आएगा, तो यहां से डेल्टा U आएगा बेटे 560 जूल। ये इंट्रिंसिक का चेंज आ गया है ABC पाथ के थ्रू। हमें क्या चाहिए, हमें भी डेल्टा U A से C चाहिए, मगर हमें चाहिए AC पाथ के थ्रू। कोई मतलब नहीं है, डेल्टा U पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डेल्टा U डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। और बेटे मैं यहां देखूं, मैं A से B गया फिर B से C, इस प्रोसेस का भी इनिशियल A है और फाइनल C है। और जो डायरेक्ट AC प्रोसेस था उसका भी इनिशियल A और फाइनल C है। हाँ तो बेटे डेल्टा U पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डेल्टा U सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। आप देखो दोनों रास्तों का इनिशियल फाइनल सेम है। इस पाथ को देखो, हम A से B गए, B से C, A हमारा इनिशियल था, C फाइनल। अगर हम AC वाले पाथ को देखें, इसका भी इनिशियल A फाइनल C है, तो दोनों पाथ के वर्क अलग अलग होंगे, हीट अलग अलग होगी, डेल्टा U सेम होंगे। तो डेल्टा U सेम आएंगे बेटे, 560 आया था वही आएगा, याद चेक कर। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन गैस have RMS speed 200 at 27 डिग्री सेल्सियस। VRMS का फॉर्मूला है हमारे पास √3RT/m। इसमें टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर देना 273 ऐड करके। VRMS 200 गिवन है और यह आ गया 3R इंटू 300 बाई मोलर मास m, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। पहले सेंटेंस में जो लिखा था उसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे पढ़ते हैं। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 127 एंड दिस द RMS वेलोसिटी विल बी। कहता अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर को बदल दूं तो फिर नया RMS कितना होगा। फिर से फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। नया RMS पता नहीं, मगर नया टेम्परेचर तो पता है कितना हो गया है, 127 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर देना, केल्विन हो जाएगा। अब बताओ यहां से नया VRMS कितना आ गया बेटे, ये आ गया √3R इंटू 400/m। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। अब जो नया टेम्परेचर है वो 400 है। अब ये पुराने वाले डाटा हैं, पुराने वाले टेम्परेचर पे RMS 200 थी, अब नए वाले पे इतनी होगी। अब एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, 3R m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से।
बाकी 3Rm आप डिवाइड करेंगे सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 तो कैंसिल ही हो गए, 4 का √2 डिवाइड बाई √3, 200 इधर ले जाए तो नई RMS वैल्यू आ गई 200 इंटू 2 बाई √3 यानी कि 400 बाई √3। आप कहेंगे सर इसमें प्रेशर का क्या रोल है? सर कोई रोल नहीं है, आप प्रेशर से भी वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे मगर टेम्परेचर से डायरेक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटे, कितना आ गया 400 बाई √3 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये है तो फॉर्मूला बेस्ड ही, बस थोड़ा सा वाइब्रेशनल मोड का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा इज। हमें पॉलीएटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल मोड के नंबर निकालने हैं। अब देखिए ऐसा है, आपको पता है गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट बराबर होता है 1 + 2/f, फिर f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब 1 को इधर ले जाइए, गामा -1 आ गया, 2 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम f को इधर ले जाइए, गामा -1 को इधर, तो यहां से कितना आ गया? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम f की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाई गामा -1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? देखिए आपको पता है पॉलीएटॉमिक में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं विदाउट वाइब्रेशनल मोड। अगर वाइब्रेशनल मोड और लगा लें, लेटेस्ट से n वाइब्रेशनल मोड है, तो आपको पता है एक वाइब्रेशनल मोड से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। तो अगर n वाइब्रेशनल मोड मान लें तो 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें एडिशनली मिलेंगे अदर देन दिस 6, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना मिल जाएगा। किसके बराबर आ गया? 2 डिवाइड बाई गामा -1। अब यहां से 6 को उधर ले जाइए तो यह आएगा 2n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई गामा -1 -6। ये 2 इससे कैंसिल करेगा बेटे, इसको और इसको 3 से कैंसिल, तो ये आएगा n = 1 अपॉन गामा -1 -3। अब गामा -1 को उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो n आ जाएगा 1 - 3 गामा -1 डिवाइड बाई गामा -1, इतना। अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो यह आ जाएगा गामा = 1 - 3 गामा +3 डिवाइड बाई गामा -1, तो यह आ गया 4 - 3 गामा डिवाइड बाई गामा -1। ये मैंने पिछले पेज पे लिख दिया था बेटे, यहां पर देख लीजिए, मैंने इसको ओपन किया और कुछ नहीं किया है। अब जो हमें आंसर मिला है वो इतना मिल गया, 4 - 3 गामा डिवाइड बाई गामा -1। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। 4 - 3 गामा डिवाइड बाई गामा -1, ऑप्शन सी है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ गैस के ऊपर है। क्वेश्चन में लिखा है ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, आर्गन मोनोएटॉमिक गैस है, दोनों का मिक्सचर है, 2 मोल ऑक्सीजन के, 4 मोल एआर के। निग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल मोड टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी। देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT। अब क्योंकि गैस 2 है तो फॉर्मूला भी 2 बार लगेगा, N1CV1T प्लस N2CV2T। T दोनों बार सेम लिया है, क्वेश्चन में लिखा है एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T दोनों के लिए दिया है। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड आर्गन एट टेम्परेचर T, दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है T, इसलिए मैंने T सेम ले लिया, ठीक है। पहली गैस के मोल 2 हैं, पहली गैस ऑक्सीजन डायटोमिक है, उसका CV होगा 5R/2। दूसरी गैस के मोल 4 मोल हैं, दूसरी गैस मोनोएटॉमिक है, उसका CV होगा 3R/2। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल होके ये आ जाएगा 5RT प्लस ये 2 इस 4 को 2 से कैंसिल करेगा 6RT, तो यहां से इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया 11RT। चेक कर लीजिए, ये पूरे मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी आ गई है, आंसर आ गया बेटे 11RT। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द
गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एटम कार्बन का एक ऑक्सीजन का, डायटोमिक गैस है। एंड नाइट्रोजन N2 वो भी डायटोमिक है, दोनों डायटोमिक गैस है एट सेम टेम्परेचर, और दोनों का टेम्परेचर भी कितना है, सेम। हैव काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। देखिए दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, दोनों डायटोमिक गैस हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी दी गई, एक की E1 एक की E2। अब आपको पता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी मिलती है एक मॉलिक्यूल को, वो हाफ kT मिलती है। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी मिलती है वो हाफ kT मिलती है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। डायटोमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। टोटल 5 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाफ kT को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी किसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल E। अच्छा, ये एनर्जी आगे डायटोमिक मॉलिक्यूल की किस पे डिपेंड कर रही है? ये देखिए 5 कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और आपने कहा दोनों गैस के टेम्परेचर सेम है, तो फिर तो सभी कांस्टेंट है, तो E1 E2 के क्या आएगा, सेम आएगा। चेक कर लीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। आपने खुद कहा टेम्परेचर सेम है, और क्योंकि दोनों डाई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, बस यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मगर क्वेश्चन हो जाएगा फिर भी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। देखिए आपको अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, क्या करने के लिए, टेम्परेचर बदलने के लिए। टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है NC डेल्टा T। टेम्परेचर बदलने के लिए हीट का फॉर्मूला MS डेल्टा T भी होता है और NC डेल्टा P है। मैं NC डेल्टा T यूज कर रहा हूं। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। हीलियम का मास 1 ग्राम है, और सबको पता है हीलियम का मोलर मास क्या होता है, 4 ग्राम। तो मास अपन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल आ गए। मोलर हीट कैपेसिटी कौन सी, हाँ अब ये मिसिंग है। गैस के अंदर जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो टाइप ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट दी है तो CV यूज होगा, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट करके हीट दी है तो CP यूज होगा। अब उसने क्लियर ही नहीं किया है। अगर आइसोकोरिक होगा तो CV आएगा 3R/2, क्योंकि हीलियम मोनो है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करते तो CP आता 5R/2। अब यहां कंफ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन में 3 है, इसका मतलब उसने CV यूज किया है। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है जिसका CV 3R/2 है, उसने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है। अगर वो प्रेशर कांस्टेंट लेता तो हीलियम का CP 5R/2 है, तो ऑप्शन में ऊपर 5 आना चाहिए था, जबकि हर ऑप्शन में ऊपर क्या है, 3। इसका मतलब ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि उसने वॉल्यूम कांस्टेंट मानकर CV लिया है 3R/2। और डेल्टा T क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो यहां से हीट आ गया बेटे 3R/8 T2 माइनस T1। ये आ गया आपका आंसर तो आ गया, मगर बेटे मेरा आंसर आया R के टर्म्स में, उसने दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में। कन्वर्ट कर दो। गैस कांस्टेंट R बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर Na इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। ये हम क्लास में पढ़ते हैं। गैस कांस्टेंट R को लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आप देखो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा ये वर्क के फॉर्मूलों पे बेस्ड है। आपको पता है गैस में वर्क के हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर T Kelvin डज 6R जूल ऑफ वर्क एडियाबेटिकली।
हमारी गैस ने वर्क किया है एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला होता है NR TF माइनस TI डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लगाएंगे। कितना वर्क किया है? 6R वर्क किया है। चलिए, वर्क तो पता है, ठीक है। मोल कितने हैं? शुरू में देखो 1 मोल, ये 1 हो गया। फाइनल टेम्परेचर पता नहीं, इनिशियल टेम्परेचर पता है। इनिशियल टेम्परेचर है T, 1 माइनस गामा। गामा कितना है पढ़ते हैं, आगे लिखा हो। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/3। इसने रेशियो दिया है SP अपॉन SV का। बेटे SP अपॉन SV भी गामा होता है और CP अपॉन CV भी गामा। ये गामा की वैल्यू दी है 5/3, तो गामा हो गया बेटे 5/3। ये चेक कर लीजिए। अब यहां से आप देखिए तो R से R कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू TF माइनस T अपॉन 1 माइनस 5/3 क्या आएगा? -2/3। ये -2/3 इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 6 इंटू -2/3 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल T। 3 इसे 6 को कैंसिल करेगा 2 से, तो यह आएगा -4 इक्वल टू 2F माइनस T। माइनस T को इधर ले जाए तो यह आएगा T-4 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर T-4 होगा। पूछा क्या है? फाइनल टेम्परेचर विल बी, यही पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। फाइनल टेम्परेचर T-4 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है असर्शन में हाउस मेड ऑफ कंक्रीट रूफ overlaid with foam keep the room hotter during summer। देखिए अगर आप कंक्रीट की स्लैब बनाते हैं, रूफ, उसके ऊपर एक फोम बिछा देते हैं, तो बेटे फोम के अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इससे फायदा क्या होगा? गर्मियों में जो ऊपर से सनलाइट आएगी वो रूफ पे तो पड़ेगी, मगर वो हीट अंदर कमरे में नहीं आ पाएगी, क्योंकि फॉर्म के अंदर एयर पॉकेट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को अंदर नहीं आने देंगे। उससे क्या होगा? गर्मियों में आपका कमरा ठंडा रहेगा। ये कह रहा हॉटर रहेगा, नहीं, ये तो गलत हो गया। भला गर्मियों में कमरा गर्म रहेगा तो हम फॉर्म लगाएंगे क्यों? नेक्स्ट क्या है? द लेयर ऑफ फॉर्म, रीजन में क्या बोलता है? द लेयर ऑफ फॉर्म इंसुलेट प्रोहिबिट हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन एयर पॉकेट। ये बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहा है। फॉर्म के अंदर एयर पॉकेट है, एयर पॉकेट बैड कंडक्टर है जो हीट को अंदर एंटर नहीं होने देंगे, मतलब वो एक तरह का इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, वो बाहर की हीट को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। असर्शन रॉन्ग है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। सॉरी, असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। ये आ गया। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू।